हेलो एवरीवन, आप सभी को पाई क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद। आपको पूरा एनालिसिस कराया जाएगा इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बेसिक सा कंसेप्ट है कि राष्ट्रवाद है क्या, इसका उदय कहाँ से हुआ था, किस देश से हुआ था, ठीक है ना। तो उसके बारे में आज एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका राष्ट्रवाद, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद होता क्या है, आप राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, वैसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। तो पूछेगा कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो आंसर सिंपली से ऐसे लिखेंगे कि राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को क्या बोला जाता है, राष्ट्रवाद बोला जाता है। समझ में आया राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को ही क्या बोला जाता है, राष्ट्रवाद बोला जाता है। क्लियर है ना। देखिए, ऐसे किताबी भाषा में परिभाषा इसके लिख सकते हैं ऐसे कि किसी निश्चित सीमा में रहने वाले, मान लीजिए कि ये अपना भारत है, ठीक है ना। तो किसी निश्चित सीमा में रहने वाले लोगों के बीच जो एकता की भावना होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, राष्ट्रवाद बोला जाता है। ये अपना भारत है, अब भारत में रहने वाले लोगों के बीच एकता का जो भावना होगा ना, उसी को क्या बोला जाएगा, राष्ट्रवाद बोला जाएगा। तो किताबी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली सब वैसे भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या, तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को ही क्या बोला जाता है, राष्ट्रवाद बोला जाता है। देखिए, अगला पॉइंट बनता है ना कि राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले हुआ कहाँ था। तो राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, ऐसे तो इसका उदय यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हुआ था, लेकिन ये किस देश से माना इसका उदय हुआ था, तो ये हुआ था आपका फ्रांस से। जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, उसी समय को ये राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ था, तो आपका आंसर कौन सा होगा, फ्रांस से, ठीक है ना। और किस क्रांति के दौरान हुआ था, तो 1789 में हुआ था एक क्रांति फ्रांस में, उसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही पूछता है ऑब्जेक्टिव कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो ये कब होगा आपका 1789 ईस्वी में। देखो, फ्रांसीसी क्रांति में हुआ क्या था, फ्रांस का जो एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां, ठीक है ना। फ्रांस का एक राजा था जिसका नाम क्या था, लुई 16वां, और ये कट्टरपंथी, मतलब ये क्या बोल सकते हैं, निरंकुशवाद शासक था, ठीक है ना। निरंकुशवाद शासक कहते किसको है, तो वैसा शासक जिसको मतलब अपनी जनता से कोई मतलब नहीं हो, सिर्फ अपने भलाई के बारे में सोचे, तो वैसे शासक को क्या कहा जाता है, निरंकुश शासक। क्लियर है। तो आपका जो ये जो लुई 16वां है ना, इसी प्रकार का शासक था। तो इससे जो जनता क्या हुई थी, फ्रांस की जनता एकदम तंग आ चुकी थी, और तंग आने का रिजल्ट क्या निकला, वहां की जनता में आक्रोश फैला, और ये लुई फिलिप के खिलाफ क्या कर दिए, आंदोलन कर दिए, और यही युद्ध को क्या कहा जाता है, फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। और ये कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। और उसके ये रिजल्ट निकला कि लुई 16वां को उसके गद्दी से हटा दिया गया, और क्या किया गया, वहां पे एक लोकतंत्र की तरह स्थापित किया गया, लोग स्वतंत्र हो गए, ठीक है ना। इसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, फ्रांस की क्रांति, जो कब हुआ था, 1789 ईस्वी में, ठीक है। देखिए, यहां पर ये 1789 की क्रांति हुई ना, तो यहां से आपका जो राजतंत्र हुआ उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। राजतंत्र को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया है। उस समय उसका राजा कौन था, लुई 16वां, उसको हटा दिया गया वहां से, और एक स्वतंत्र मतलब लोकतंत्र देश की तरह काम करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच एक वैसे व्यक्ति का प्रभाव पड़ते जा रहा था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, नेपोलियन बोनापार्ट का जो फ्रांस में था ना, प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ये 1799 तक लगभग ना पूरे फ्रांस में छा गया था। नहीं कहता है जैसे बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था ये, लेकिन जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना, ये इसके जैसा नहीं था। इसमें कुछ सुधारात्मक बातें थी, ये थोड़ा सा अच्छा सोच रखने वाला व्यक्ति था। तो ये 1799 तक ना ये पूरे फ्रांस में लगभग छा गया था, और 1804 में अंततः 1804 में क्या करता है, ये फ्रांस का फिर से क्या होता है, ये शासक नियुक्त हो जाता है। देखिए, जिसके लिए फ्रांस ने युद्ध किया था 1789 में, फिर वही गलती कर बैठा कि इसको शासक बना दिया, ये नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का फिर से शासक बना दिया, फिर से फ्रांस में क्या हो गया, राजतंत्र स्थापित हो गया, ठीक है ना। देखिए, तो नेपोलियन अभी बताएं कि नेपोलियन ना आपके लुई 16वां का जैसा नहीं था, इसमें ये थोड़ा सा जनता के बारे में सोचने वाला राजा था। तो देखिए, ये जो इसका नेपोलियन का कुछ काम किया गया है फ्रांस में, जो कुछ अच्छे काम थे उसके बारे में चर्चा यहाँ करेंगे। देखिए, नेपोलियन का कुछ विशेष काम, मुख्य काम है, जिसमें सबसे पहला काम आता है, इसने विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। विशेषाधिकार कहने का मतलब कि जैसे कि किसी देश में किसी पर्सनल व्यक्ति को ना ज्यादा अधिकार दिया जाता है। जो मान लीजिए कोई गरीब तबका के लोग है, कोई अमीर है, तो अमीर व्यक्ति को ज्यादा अधिकार दिया जाता था, और गरीब को क्या होता था, कम अधिकार दिया जाता था। उसको ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, सबको एक समान माना गया। ये अच्छी बात है। लोग तो हमारे देश में भी ऐसा ही सिचुएशन है, मतलब सभी को एक तरह से माना जाता है। दूसरा काम क्या किया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो कहिएगा आप सामंती व्यवस्था क्या होता है, तो सामंती व्यवस्था वैसे व्यवस्था होता है ना, जिसमें मान ले जाए कि
कोई अमीर व्यक्ति है, उसका मतलब बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ है खेत में, तो अपना शहर में बैठ के एक गांव के जो किसान होते हैं उससे काम करवाता है, उससे थोड़ा बहुत अनाज दे दिया और उसके सारा क्या करे वसूल के खुद रख लेता था। तो ये व्यवस्था को ना समाप्त कर दिया गया, किसके द्वारा? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा समानती व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला काम क्या किया गया इसके द्वारा कि शिक्षा प्रणाली में ना मतलब बहुत ज़्यादा सुधार किया इसे। देखिए, किसी भी देश को अगर विकास करना हो ना तो सबसे पहले उसका फोकस किया जाता है शिक्षा प्रणाली पे। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो ये इसका बहुत अच्छा काम था। इसने क्या किया, जो शिक्षा प्रणाली थी फ्रांस में ना, उसमें क्या किया, बहुत ज़्यादा सुधार लाया, युवाओं पर ज़्यादा फोकस करता था और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया। अगला काम क्या करता है, ये कानून के समक्ष सभी को क्या किया, एक समान अधिकार दिया गया। इसके द्वारा कहा गया कि जो कानून है फ्रांस का, इसमें किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, सबको क्या एक समान माना गया। ठीक है ना, कानून के समक्ष क्या रहेंगे, सभी एक समान मानेंगे। ठीक है ना। देखिए, यहाँ तक अभी तक बताया आपको। सबसे पहला पॉइंट था आपका राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद है क्या? तो किसी भी मतलब अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। ऐसे पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद की जो उदय हुआ सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में। किस क्रांति के दौरान हुआ? तो 1789 क्रांति के दौरान। ऐसे कभी किस महादेश से हुआ था? तो ये यूरोप से हुआ था। ठीक है ना, तो ये नहीं पूछेगा। देखिए, हुआ मतलब राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या बना था? तो फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, ये क्या था, एक निरंकुशवाद शासक था और ये अपने जनता पे मतलब बहुत ही क्रूर शासन चलाता था, जिससे उसकी जनता क्या हो गई, तंग आ गई और लोग एक होकर लुई 16वां के खिलाफ क्या कर दिए, युद्ध कर दिए। तो जब एक देश का जो सभी नागरिक जब एक साथ लड़ना शुरू करें ना, तो इसे क्या बोला जाता है? राष्ट्रवाद बोला जाता है। तो इसलिए जो राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, कहां से माना जाता है? फ्रांस से माना जाता है। ठीक है ना। और उसको हटा के तानाशाही को क्या कर दिया गया, उसके जनता द्वारा अंत कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या कौन आता है फ्रांस में? नेपोलियन बोनापार्ट आता है, जो 1799 तक पूरे फ्रांस में छा जाता है और अंततः 1804 में क्या करता है, ये वहां का सम्राट बन जाता है। ठीक है। और लेकिन ये थोड़ा सा आदर्शवादी शासक था, उसके द्वारा कुछ अच्छे काम भी किए गए हैं जो आपको अभी भी डिटेल से बताएं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। हाँ, आपको इसके आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।